सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। गेन्स फ्रॉम रेंज नाम के इस एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। एडिटोरियल बेस्ड है मॉनसून के ऊपर, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लिखा हुआ है। शुरू करने से पहले सभी को याद करवाऊंगा, रिमाइंड करवाऊंगा, ये एक ट्रांसलेशन क्लास नहीं है। इसमें मैं बहुत सारी वोकैबुलरी और बहुत सारे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता हूँ। आप अपनी नोटबुक और पेन को हैंडी रखें, साफ साफ नोट्स बनाएं, आपको बहुत फ़ायदा होगा 6 से 8 घंटे का इस पौने घंटे की क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइक देना वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना, ताकि आपको हर रोज़ इन वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिल जाएं। कह रहा है गेन्स हो रहे हैं रेन से, बारिश से हो रहा है नफा, बारिश से हमें हो रहा है फायदा, है ना। अब देखो कैसे हो रहा है, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा है अ स्टेडी वेल स्प्रेड मॉनसून स्पेल्स गुड न्यूज फॉर फार्मर्स एंड द इकोनॉमी। कह रहे एक स्टेडी मॉनसून जो है ना, और कैसा वेल स्प्रेड मॉनसून, ध्यान से समझना इसको। स्टेडी मतलब लगातार चलने वाला, कांस्टेंट, रेगुलर, और वेल स्प्रेड मतलब हर तरफ स्प्रेड हुआ, हर तरफ फैलता हुआ। तो कह रहा है एक लगातार और एक हर तरफ फैलता हुआ जो मॉनसून है, वो स्पेल करता है, वो मीनिंग निकालता है, वो इंप्लाई करता है, वो इशारा करता है अच्छी न्यूज़ की तरफ, गुड न्यूज़ की तरफ। अच्छा किन के लिए? एक तो हमारे किसानों के लिए, और एक फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के लिए। समझ गए सेंटेंस को? ऐसा जो मॉनसून है ना, इस दो टाइप का, स्टेडी एंड वेल स्प्रेड, ये सबके लिए गुड न्यूज़ बन करके आता है। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपसे वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपने वो सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश वाली कहानी, उसकी मॉरल यही होती थी। तो स्लो एंड स्टडी मतलब लगातार, तो आप धीमे चलें पर लगातार चलें, स्टडी चलें, बस उस वर्ड को आप वहां से जो है ना रिलेट करके रखें। स्टडी मतलब लगातार। तो कांस्टेंट और रेगुलर इसके सिनोनिम हो गए। वेल स्प्रेड होता है जो सब तरफ फैला हो। यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है, इन दोनों के बीच में एंड आना चाहिए। स्टडी एंड वेल स्प्रेड मॉनसून। एक तो स्टडी है और वैसा ही मॉनसून है, वेल स्प्रेड है। जब दो एडजेक्टिव्स एक साथ एक दूसरे के साथ लग के आते हैं तो बीच में एंड लगाते हैं, पर स्पेस क्रंच होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमा लगा के काम चला रहे हैं, है ना। अगर ये फुल फ्लैश जिसके पास स्पेस होता तो ये एंड लगा के इसको बताता। स्पेल मतलब दो मीनिंग रखती है वर्ड। राइट करना किसी चीज़ को और किसी चीज़ का मीनिंग देना। कैसे लिखते हैं राइट करने वाला मतलब? कैन यू स्पेल माई नेम, कैन यू स्पेल माई नेम। इसका मतलब क्या है? क्या आप मेरे नाम की स्पेलिंग लिख सकते हैं? कैन यू स्पेल माई नेम, है ना। तो तब तो राइट करना हो गया। पर वैसे दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंप्लाई करना, कुछ मीनिंग निकालना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। तो आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चूज करना है कौन सा मीनिंग किस सेंटेंस में इसका आ रहा है। चलिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट मॉनसून था, वर्ब पिंक में स्पेल थी, सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में, पूरे एडिटोरियल के मार्क्ड है। सबसे पहली सीडी है आपकी, और 50% रेस आप इंग्लिश की जीत जाओगे अगर आपने सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना सीख लिया। आगे बढ़े। इस पीडीएफ का लेक्चर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। सुबह मैं बता देता हूं कौन सा एडिटोरियल मैं शाम में करवाऊंगा, साथ में आपको एडिटोरियल भी दे देता हूं, खुद से आप पढ़ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से। समरी ये है इसकी, अभी मानसून अच्छे टाइम पे आया है और बिल्कुल सही आया है। सही कैसे आया है? अबव एवरेज रेंज के साथ, है ना। वेल स्प्रेड है, पूरे देश में बारिश करेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ एक जगह पे बहुत सारी बाढ़ ले आए। तो वेल स्प्रेड है और स्टडी है, बहुत जल्दी आ रहा है और बहुत देर तक चलने वाला है ना। तो इससे क्या हो रहा है, एडिटोरियल कह रहा है कि अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, फार्मर्स के लिए और इकोनॉमी के लिए, खास करके पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जब पूरी इकोनॉमी प्रेशर के अंदर है। अब इसमें एक दो चीज़ें हिदायत दे रहा है, किसको? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। कह रहा है आप जो है ना, जब ये स्टडी और वेल स्प्रेड मॉनसून होता है ना, तो आप बताने से कतराते हो पहले। आपके पास इक्विपमेंट भी है, पर आप जो है ना डेयर नहीं कर पाते हो उन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने का। तो कह रहा है आपकी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद थोड़ा सा आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करो। अगर आप थोड़ा सा पहले बता दोगे ना, तो फार्मर्स बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी रखेंगे और सबको मालूम चलेगा कि हमारा फ्यूचर, नियर फ्यूचर क्या है इन टर्म्स ऑफ रेंज, है ना। तो एक थोड़ी सी उसको एडवाइस भी दे रहा है। आज की टोन में बोलूँगा वेल ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही अच्छी ऑप्टिमिस्टिक होकर के इसने अपने जो है इस एडिटोरियल को लिखा है। साथ में एडवाइजिंग है फॉर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत के मौसम विभाग जो है ना, मौसम विभाग के लिए। चलिए समरी को डालें कमेंट सेक्शन में। छोटी सी लिखो, भले ही 5 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, पर लिखने से ही आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी बनेगी, है ना। चलो, कह रहे सो फार, अभी तक इंडिया अपीयर्स टू बी हैविंग अ गुड रन विद द मॉनसून। कह रहे अभी तक, सो फार तो आप जानते हैं ना, सो फार मतलब अभी तक। तो कह रहे अभी तक जो है ना, इंडिया अपीयर होता है, इंडिया दिखाई देता है। अच्छा कैसा?
टू बी हैविंग, हैविंग होता हुआ, रखता हुआ, अच्छा किसको, एक बहुत ही अच्छी गुड रन को, एक बहुत ही अच्छी सक्सेस को, एक बहुत ही अच्छी कामयाबी को, और किसके साथ भाई, विद द मानसून, हमारे मानसून के साथ। पहले ट्रांसलेट करेंगे फिर आएंगे ग्रामर में। कह रहे अभी तक इंडिया दिखता है बहुत ही कामयाब है, बड़ी ही अच्छी गुड रन चल रही है इसकी मानसून के साथ, बिल्कुल जो है सफलता इसको मिल रही है मानसून की टर्म्स में। अब आ जाओ इस सेंटेंस की ग्रामर के अंदर। सब्जेक्ट कौन था, इंडिया। वर्ब्स कौन थी इसकी, अपीयर्स। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आती है तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, पीछे एस लगाओ, कोई ऐसी चीज हो जो एक से ज्यादा चीजों को डिनोट करती हो, तो इस वर्ब के आगे एस नहीं लगाते। अगर सब्जेक्ट के आगे एस ना आ रहा हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब के आगे एस लगाते हैं। तो दोनों में से एक के आगे आपको एस मिलेगा, ऐसा समझे आप, है ना, जब भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंदर आप जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करते हैं। अब ये क्या है, गुड रन और टू बी हैविंग, है ना। देखो गुड रन पहले समझेंगे। टू एक्सपीरियंस जॉय और सक्सेस इज कॉल्ड गुड रन। एक इनफॉर्मल फ्रेज है, रिटन राइटिंग में नहीं आता है, राइटिंग के अंदर बहुत कम यूज होता है, फिर भी इसने यूज कर दिया है ना। व्हेन यू हैव गुड रन विद समथिंग, आपकी सक्सेस बहुत अच्छी है। ही इज हैविंग अ गुड रन विद गैम्बलिंग, है ना, जुए में उसको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है, ही इज हैविंग गुड रन विद गैम्बलिंग। तो इस तरीके से जो है इसको हम यूज करते हैं। अब ये टू बी हैविंग ये स्ट्रक्चर मैंने आपको एक दो बार बताई है, आपको मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवाता हूं। देखो ये लिखी हुई है, आपको समझ में भी आ रही है, पर इसकी स्ट्रक्चर में जाओ, ये क्यों ऐसे बनी है ना, ताकि इससे मिलने वाली एरर्स जो है आपको समझ में आए। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ रही है, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ रही है, बाद में कंटिन्यूअस टेंस वाली वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो इसलिए बोलते हैं कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। निशानी क्या होगी इसकी, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अच्छा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किसी एक्शन के होने को बताना, किसी एक्शन के हो रहा है ना उसको इंडिकेट करना, किसी काम के होने को इंडिकेट करना। शी सीम्स टू बी लर्निंग वेल, शी सीम्स टू बी लर्निंग वेल, ऐसा दिखाई देता है, शी सीम्स ऐसा दिखाई देता है कि वो बड़ा अच्छे से लर्न कर रही है ना। मान लो आपने देखा आपकी सिस्टर है या आपकी बेटी है, आप उसको देख रहे हो वो लर्न कर रही है, बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, आपने बोला यार अपने घर वालों से भाई शी सीम्स टू बी लर्निंग वेल, लगता है बहुत अच्छे से लर्न कर रही है, ऐसा देखने में हमें लगता है। क्योंकि ये काम कंटिन्यूस हो रहा है, हम एक कंटिन्यूटी का एहसास कराना चाह रहे हैं, इसलिए इसको हम जो है कंटिन्यूस इन्फिनिटिव के साथ में यूज करते हैं। ध्यान देना ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब नहीं है आपकी, इन्फिनिटिव टू बी, इन्फिनिटिव के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है एडजेक्टिव काम कर रही है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव वर्ब नहीं होती है। दे अपीयर टू बी लिविंग, ऐसा दिखाई देता है वो जा रहे हैं। आपके घर में गेस्ट आए थे, अब वो आपको आपकी मम्मी ने पूछा भाई क्या कर रहे हैं वो, आपने बोला भाई जा रहे हैं वो, ऐसा लगता है वो जा रहे हैं, अपने शूज पहन रहे हैं, ऐसा लगता है दे अपीयर टू बी लिविंग, है ना। आई डू नॉट लाइक टू बी वेटिंग फॉर एनीवन, मुझे किसी के लिए वेट करने का काम पसंद नहीं है ना। आई डू नॉट लाइक टू बी वेटिंग फॉर एनीवन, मुझे किसी के लिए भी इंतजार करने का काम जो है पसंद नहीं है। यू मस्ट बी किडिंग, देखो अब ये स्ट्रक्चर तो यही है, बीच में टू आ रहा है, यू मस्ट टू बी किडिंग, पर एक्चुअल में मॉडल वर्ब्स के बाद में टू को हम ओमिट करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर वही है इन्फिनिटिव वाली, बस इसको हमने ऐसे लिखा, यू मस्ट बी किडिंग। जरूरी तुम जो है मुझसे मजाक कर रहे हो, यू मस्ट बी किडिंग। समझ गए होंगे आई थिंक कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को। इन्फिनिटिव की क्लास लूंगा मैं ग्रामर सीरीज के अंदर, उससे पहले आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्फिनिटिव एक बार दे रहा हूँ डाइजेस्ट करने के लिए। उस क्लास में तो पूरा शुरू से लास्ट तक हम करेंगे, जैसे हमने हर टॉपिक को अपनी ग्रामर सीरीज में किया है। अब एक काम है आपके लिए छोटा सा, आप एक सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हें इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था, तुम्हें इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था। इसको आप शुड को यूज करके कैसे कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव के साथ बनाएंगे, है ना। टू बी प्लस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म, पढ़ने के लिए स्टडिंग, है ना। तो तुम्हें इस वक्त पढ़ रहा होना चाहिए था, आपको शुड के साथ में इसको यूज करना है और एक स्ट्रक्चर को बनाना है इंग्लिश के अंदर और डालें कमेंट सेक्शन में, है ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। एक टॉपर और एक फेलियर के बीच का फासला है। टॉपर क्या करता है, कंफर्ट जोन से बाहर आता है, नई चीज सीखते ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ और उसको ट्राई करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एज ऑफ द मोस्ट रिसेंट डेटा available from the Indian Met Department, Indian Meteorological Department (IMD), rainfall during the season has been 14% more than what is usual for this period। कह रहा है सबसे recent data available है as of उसके हिसाब से, है ना। तो कह रहा है as of हिसाब से सबसे recent data के जो है available, जो है सब हमारे पास उपलब्ध। अब चाहे डेटा कहाँ से है, इंडियन मेट डिपार्टमेंट से, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, भारत के मौसम विभाग से, है ना। कह रहे इसके डेटा के हिसाब से हुआ क्या, रेनफॉल जो है ना, बारिश की जो मात्रा है, रेनफॉल होता है कितनी क्वांटिटी में बारिश होने वाली है। तो कह रहे बारिश की जो क्वांटिटी है ड्यूरिंग द सीजन, इस सीजन के दौरान, मानसून के दौरान, हैज बीन वो रही है 14% मोर, 14% ज्यादा। अच्छा भाई किसके मुकाबले, देन व्हाट इज यूजफुल फॉर दिस पीरियड, जो चीज यूजुअल है, जो चीज
हमेशा आमतौर पे होती है इस पीरियड के दौरान। तो मान लो इस पीरियड के दौरान 5 इंच की बारिश होती है, तो आईएमडी ने क्या बताया, अभी तक 14% हमने 5 इंच से ज़्यादा बारिश इस पीरियड के दौरान ले ली है। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। रेनफॉल की वर्ब है हैज बीन, यहाँ पे एक लिंक वर्ब का काम कर रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हैज प्लस में बीन, है ना। अच्छा, वर्ड की वर्ब जो फॉर्म है, वर्ड की जो वर्ब है वो है इज। अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज पे, है ना। ये डेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैंने सिर्फ इसलिए कलर दिया था ताकि आपको मालूम चले ये एक सिंगुलर नहीं प्लूरल जो है नाउन है, इसका सिंगुलर होता है डेटम, है ना। ये सब्जेक्ट नहीं है किसी का। अच्छा, अब मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट अपना आज यहाँ का फटाफट से अपने देखते हैं। आप पहले मुझे सोच के बताना, ये द मोस्ट आया, द मोस्ट, इसके बाद कभी कभी आप देखते हो द मोस्ट ऑफ होता है, और कभी कभी होता है कि इसके आगे द लगा ही नहीं होता। समझ लो मेरी बात, कभी लिखा होता है मोस्ट, कभी लिखा होता है द मोस्ट, कभी लिखा होता है द मोस्ट ऑफ, है ना, या मोस्ट ऑफ। तो अपने कैसे आइडेंटिफाई करें कब किसको लगाना है। वैसे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, पर इसको आप समझोगे ना तो आपको लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप के अंदर। अब एक काम करते हैं, मैंने ऊपर आपके सामने रूल लिख दिया है ना। देखो, जिन लोगों को रूल पसंद आता है रूल से समझ लो, मैं फिर लॉजिक से तो आपको समझाऊंगा ही। रूल मैंने लिख दिया है, 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। आप इस रूल को इन 5 पे अप्लाई करके देखो, फिर मैं आपको अप्लाई करवाता हूँ। क्या 5 में कोई एरर आपको दिख रही है, मोस्ट, मोस्ट या मोस्ट ऑफ की? चलो देखो, सिंपल सा रूल है। इस रूल ये कहता है, अगर आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, इंटेलिजेंट की द मोस्ट इंटेलिजेंट बनाना है, फास्ट की द फास्टेस्ट बनाना है, तो फास्ट में तो फास्टेस्ट जो है मोस्ट नहीं लगेगा। हैंडसम की द मोस्ट हैंडसम बनाना है ना, तो उस केस में आप जो है द मोस्ट को यूज करेंगे। तो द मोस्ट कब आएगा, जब आपको एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। अगर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनानी तो द मोस्ट आप कभी भी यूज ना करें। अच्छा सर, मान लो द मोस्ट ना यूज करें, मोस्ट यूज करें, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? उसका मतलब ये निकलेगा ज्यादातर। और कभी कभी मोस्ट ऑफ यूज होता है, उसका मतलब भी निकलेगा ज्यादातर। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो वाला जो मोस्ट है ना, आप जो देख रहे हो, ये आएगा कॉमन नाउन से पहले, जिन कॉमन नाउन्स के पहले ए एंड द ना हो, है ना। जिन कॉमन नाउन से पहले ए एंड द ना हो, डिटरमाइनर ना हो। डिटरमाइनर का मतलब होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव भी ना हो, दैट, दोज, कोई प्रोनाउन भी ना हो, है ना। ऐसा कोई भी चीज उसके पहले ना लगी हो, सिंपल एक जो है सीधे सीधे कॉमन नाउन दिया हो, है ना। जैसे स्टूडेंट लिखा हो, बॉय लिखा हो, गर्ल लिखा हो, किंग लिखा हो, इस तरह से आप जो है कॉमन नाउन से पहले मोस्ट यूज करेंगे। इसका मतलब होगा ज्यादातर। मोस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट हार्ड वर्किंग, वो हार्ड वर्किंग नहीं है, है ना। तो गवर्नमेंट सर्वेंट एक कॉमन नाउन है, आगे इसके द भी नहीं आ रहा, ए भी नहीं आ रहा, एन भी नहीं आ रहा, माई भी नहीं आ रहा, दिस भी नहीं आ रहा, दैट भी नहीं आ रहा, बिना डिटरमाइनर के आ रहा है, तो आप यहाँ पे लगेंगे इसको मोस्ट को। अच्छा, मान लो अगर सर ये सब आ जाए, ए एन दी आ जाए, या कोई प्रोनाउन आ जाए, या कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, ताजमहल आ जाए, आगरे का लाल किला आ जाए, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करूंगा, तो मोस्ट ऑफ लगाऊंगा। समझ गए ना। अब इसको मैं फटाफट आपको यूज करके दिखा रहा हूँ। किटी इज द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल ऑफ द क्लास। केटी जो है, केटी वो सबसे ज्यादा टॉकेटिव गर्ल है क्लास की, सबसे ज्यादा बोलने वाली लड़की है वो क्लास की, है ना, सबका सर खा जाती है वो। अब देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा टॉकेटिव गर्ल की, हम ज्यादातर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री की, है ना। टॉकेटिव मतलब बोलने वाला, द मोस्ट टॉकेटिव मतलब सबसे ज्यादा बोलने वाला। नो एरर है सेंटेंस के अंदर, द मोस्ट आना चाहिए था टॉकेटिव से पहले। टॉकेटिव एक एडजेक्टिव है, इससे पहले आकर के ये बना रहा है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। समझ गए ना। अगला देखो, मोस्ट इंडियन गर्ल्स आर ऑफ शाई नेचर। ज्यादातर इंडियन गर्ल्स हैं वो शाई नेचर की होती हैं। मोस्ट इंडियन गर्ल्स आर ऑफ शाई नेचर। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ज्यादातर। यहां पे सबसे ज्यादा की बात नहीं हो रही, द मोस्ट लगा के मैं यूं नहीं बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो इंडियन गर्ल है वो शाई होती हैं। भाई एक कुछ इंडियन गर्ल्स तो ऐसी हैं जो कम इंडियन होती हैं, एक ये बीच वाली हैं, ये ठीक ठाक इंडियन होती हैं, एक ये वाली हैं जो प्योर इंडियन है ना। ऐसा कुछ बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ज्यादातर इंडियन गर्ल्स की, है ना। 100 में से 90 की या 50 की या 60 की, तो बात कर रहे हैं ज्यादातर की। तो मैं लगा रहा हूं मोस्ट इंडियन गर्ल्स आर ऑफ शाई नेचर। अब जो लोग रट्टा मारते हैं ना, वो यूं सोचते हैं सर मोस्ट के बाद में एडजेक्टिव आएगा तो मैं उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाऊंगा। अब यहाँ भी एडजेक्टिव आ रहा है इंडियन, पर आप जो है ना मोस्ट ही लगाओगे, यहाँ पे द मोस्ट नहीं लगाओगे। तो रट्टा मत मारना, इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एडजेक्टिव से पहले द मोस्ट आप यूज करें, है ना। चलो अगला देखो, मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स आर ऑफ शाई नेचर। अब इस केस में क्या हुआ, मैंने मोस्ट ऑफ यूज किया है मोस्ट की जगह। क्यों यूज किया है? इंडियन गर्ल्स है ना, इंडियन गर्ल्स एक है कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन के आगे मैंने डिटरमाइनर यूज किया है द को, है ना। देखो ध्यान से, यही कर रहे हैं हम, द नाम के डिटरमाइनर को हमने यूज किया है, खास इंडियन गर्ल्स की बात की है। एक ग्रुप है जिसमें कई टाइप की गर्ल्स हैं, कई नेशनैलिटी से गर्ल्स हैं, उस ग्रुप में हम कह रहे हैं इस ग्रुप की ज्यादातर इंडियन गर्ल्स जो हैं वो शाई नेचर की हैं। समझ गए ना। द का यही काम होता है
किसी खास चीज को डिनोट करना। तो द के आते ही मोस्ट नहीं लिखूंगा, मोस्ट ऑफ लिखूंगा। अगला देखो, मोस्ट ऑफ आवर सेविंग्स हैव बीन स्पेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ज्यादातर हमारी सेविंग्स जो है खर्चा हो गया है उनका लॉकडाउन के दौरान, है ना। क्या है भाई, हमारी सेविंग्स हमारी है तो मतलब एक डिटरमाइनर लगा हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इज अ डिटरमाइनर। इस केस में मैं यूज करूंगा मोस्ट ऑफ को, इसमें भी नो एरर, समझ गए ना। अगर यहाँ पे ये और ना लगा होता, अगर यहाँ पे और ना लगा होता तो ये ऑफ भी आना होता। मोस्ट सेविंग्स हैव बीन स्पेंट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। चलो अगला देखते हैं। टुडे मोस्ट ऑफ यूरोप इज पार्ट ऑफ द ईयू। ज्यादातर यूरोप जो है आज ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो ज्यादातर की बात हो रही है तो मोस्ट तो लगना ही है ना। द तो उसके आगे आएगा नहीं, पर इसके बाद में ऑफ भी आएगा, क्योंकि यूरोप एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है। तो यूरोप के चक्कर में मैं इसके आगे ऑफ लगा रहा हूं। एक और सेंटेंस बना सकते हैं, मोस्ट ऑफ अस। एक सेकंड रुको, ऐसा अगर मैं ऑफ ना लगाऊं बीच में, मोस्ट अस आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो ये भी गलत हो जाएगा। मोस्ट जो है उसके बाद में ऑफ लगेगा अगर उसके बाद में आपको कोई क्या मिला हुआ है, एक प्रोनाउन मिला हुआ है। तो छोटी सी ट्रिक है अपनी, 3 आपके पास छोटे छोटे रूल्स हैं, कब मोस्ट से पहले द आएगा, कब मोस्ट के बाद में जो है ऑफ आएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, एक बार समझना होता है इन चीज़ों को, है ना। फिर उसके बाद आपको 1-2 बार मैं रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद आपको ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठने लगेगा। चलो अब फटाफट से आज का क्विज है आपका। मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं, आपको मोस्ट ऑफ और द मोस्ट, इन चीज़ों में से चूज बिटवीन वन ऑफ दोज, है ना। इन तीनों में से एक को आपको चूज करना है। आप इन 4-5 में से ब्लैंक के अंदर इन तीनों में से एक को डालेंगे। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, 6वां सवाल डालना मुझे, ये बिटवीन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे। आपके पास तो 3 है ना, मोस्ट है, मोस्ट ऑफ है, द मोस्ट है। आप याद करना चाहते हो ना इस कॉन्सेप्ट को, मैंने आपको करवाया था, बहुत बार करवा भी चुका हूँ। कब मैंने बताया आपको बिटवीन लगाना है, 3 के बीच में, 4 के बीच में, 5 के बीच में, और कब नहीं लगाना। आज मैंने यहाँ पे बिटवीन लिखा है, क्या ये सही है गलत है, 6वें के अंदर मुझे बताना क्यों मैंने बिटवीन को यहाँ पे लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी शिकायत आपसे, मेरी शिकायत ये है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि ग्रामर वीडियोस चैनल पे फ्री में है तो शायद ना सीखेंगे वो ग्रामर वीडियो, सीधे ट्यूटोरियल्स पढ़ेंगे, सर की मेंबरशिप ले लेंगे तो इससे काम बन जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं उनको फ्री में ना करके पेड कर देता हूँ, है ना। उसके बाद शायद आपको उनका मोल आ जाए। होता ये है कि बहुत लोग मेंबरशिप लेते हैं और उसके बाद, मेरी मेंबरशिप है ना पैसे के लिए नहीं है, अगर होती तो मैं हर वीडियो के शुरू में बोलता आपको मेंबरशिप लो। किसी को नहीं बोलता हूँ मैं मेंबरशिप लो जब तक उसको तलाश ना हो ऐसे कंटेंट की, है ना। तो आपके मेंबरशिप लेते हो बिना ग्रामर वीडियोस को देखे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पूरी ग्रामर सीरीज को मैं पेड रख सकता था, पर मैंने इस ऑल्टरनेटिव को चूज किया कि मुझे इसको पेड नहीं रखना है। क्वालिटी कंटेंट दूंगा, फ्री में दूंगा, सबके काम आए, चाहे कोई दे सकता है पैसा, चाहे नहीं दे सकता है। तो अगर आप फायदा नहीं उठा रहे हैं अभी भी आपको लगता है कि यार ये पेड होगी, ऐसी कोई चीज़ पेड में मिलेगी तभी मेरे काम आएगी, तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर दे देता हूँ आपको मैं, जिसको ज़्यादा पैसे हो जिसके पास, उसमें डाल देना, पर जाकर के सीख लो इसको, है ना। पेड वेड कुछ नहीं है, सारा कंटेंट को मैं शुरू से लास्ट तक इस तरीके से डाल रहा हूँ। आप ऐसा करना, एक पेड कोर्स लेना किसी अच्छी जो है टीचर का, और उससे इसको कंपेयर करके बताना मुझे, है ना। आप खुद कंपैरिजन करके बताओगे कि सर आपने इसमें हर जगह लॉजिक डाला है, जनरली जो लॉजिक इंग्लिश के टीचर्स जो अपनी जो कंटेंट में नहीं डालते हैं। तो कोशिश करें सीखने की, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ग्रामर सीरीज को रिगुलरली फॉलो करें, अगर अभी भी नहीं किया तो 1 वीक दो, छोड़ दो एडिटोरियल, पहले ग्रामर को पूरा करो। आगे बढ़ते हैं। करें द मोस्ट ऑफ जून only accounts for about 17% of the monsoon rainfall spanning June to September। कह रहा है ज़्यादातर जो जून है ना, द मंथ ऑफ जो जून है ना, जो महीना है जून का, कह रहा है वो अकाउंट फॉर करता है, सिर्फ और सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सेदार है किसके लिए, 17% मानसून की रेनफॉल के लिए, मानसून में होने वाली बारिश के लिए। अच्छा कौन सी बारिश है, कह रहे जो स्पैन करती है जून से सितंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने में से जून में होती है 17% बारिश। कहने का मतलब ये सेंटेंस में देखने वाला वर्ड, जून का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जून है, इसकी वर्ब है अकाउंट्स। अकाउंट के बाद में फॉर आएगा, फिक्स प्रपोजिशन है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, है ना। अकाउंट फॉर, इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल होना किसी चीज के लिए या किसी चीज का जवाब देना, टू गिव रीजन फॉर समथिंग, है ना। चलो, स्पैन करना मतलब फैला हुआ होना, स्ट्रेच ओवर होना, कवर होना। तो मॉनसून की रेनफॉल कवर होती है जून से, स्ट्रेच होती है जून से सितंबर के बीच में। करें इट इज द मंथ ड्यूरिंग विच द मॉनसून सेट्स इन एंड द प्रोसेस कैन समटाइम्स बी डिलेड फॉर एज मच एज अ वीक। इस सेंटेंस से बहुत चीजें देखने वाली। कह रहे यही वो महीना है, इट इज द मंथ, जिसके दौरान ड्यूरिंग विच हुआ क्या, मॉनसून करता है सेट इन। सेट इन करना मतलब किसी चीज की शुरुआत होना। कह रहा है इसी महीने के दौरान मॉनसून शुरू होता है, इसी महीने के दौरान मॉनसून का आगाज होता है। और कह रहा है और जो प्रोसेस है ना,
कभी कभी डिलेड हो सकती है, कभी कभी वो इतना आगे जा सकती है, कितना, एज मच एज अ वीक, एक वीक के जितना। सेंटेंस समझ गए। इसी महीने के दौरान मानसून शुरू होता है, कभी कभी एक वीक आगे प्रोसेस जो है बढ़ जाती है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, चलो सबसे पहले मैं आपको सबसे अजीब चीज़ से वाकिफ करवाता हूँ, एज मच एज। इसका कुछ काम नहीं इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ इम्फेसिस का काम करती है किसी क्वांटिटी के ऊपर। वी लॉस्ट 500 रुपीज़ इन द ट्रेडिंग टुडे, आज हमने ट्रेडिंग की, 500 रुपये उसमें जो है गंवा दिए। वी लॉस्ट 500 रुपीज़ इन ट्रेडिंग टुडे। अब किसी ने आपको बोला अरे 500 ही घुमाए क्या, 500 ही खोई क्या तुमने, अब आपको लगा यार 500 मेरे लिए तो बड़ी अमाउंट है, इसके लिए कैसे छोटी अमाउंट है। आपने बोल दिया वी लॉस्ट एज मच एज 500 रुपीज़ इन ट्रेडिंग टुडे। अरे भाई हमने 500 के जितने रुपए खोए आज, है ना। आपने 500 के जितने ऐसा बोल के 500 पे जोर डालने की कोशिश की। तो एज मच एज का कुछ काम नहीं है सेंटेंस के अंदर, सिर्फ 500 रुपये पे जोर डाल रहा है। तो एज मच एज वी को आप कभी लोग कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग, तो एज मच एज को इस तरह से आप लेंगे, है ना। एज वेल एज, एज बैड एज, एड गुड एज वो अलग चीज़ है, एज मच एज की बात कर रहा हूँ, है ना। इस पे खास आप ध्यान दें, इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आगे आने वाली क्वांटिटी के ऊपर जोर डालना। सेट इन करना, किसी चीज का आगाज होना। सेट इन एक फ्रेजल वर्ब है, टू बिगिन और कमेंस समथिंग, है ना। सेट फोर्थ एक दूसरी फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मतलब होता है अपनी बात को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना या किसी जर्नी की शुरुआत करना। तो सेट इन और सेट फोर्थ। सेट फोर्थ को सेट ऑफ भी बोलते हैं, सेट ऑफ भी बोलते हैं, है ना। लिखा नहीं है मैंने, वो भी लिख देता हूं, सेट ऑफ भी बोला जाता है। द विंटर सेट्स इन एट द एंड ऑफ दिसंबर, सर्दी की शुरुआत होती है, विंटर की शुरुआत होती है दिसंबर के एंड में, है ना। अब देखो सेट इन तो एक वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है ना, विंटर की वर्ब बन के आई है सेट इन, है ना। अगर मैं इसके एक नाउन फॉर्म बनाऊं तो उसको बोलते हैं ऑन सेट। हुआ कुछ भी नहीं है इसमें, सेट इन जो है ना, सेट इन, इसको हमने बोल दिया ऑन सेट। देखो द ऑन सेट ऑफ विंटर टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ दिसंबर, विंटर की शुरुआत टेक प्लेस होती है, अकर होती है, उसको वो जो है अपनी जगह लेती है एंड ऑफ दिसंबर के अंदर, समझ गए ना। ऑन सेट मतलब बिगिनिंग या शुरुआत। बढ़ते हैं आगे। करेक्ट, जून इज ऑल्सो व्हेन द मानसून बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कंट्री। करेक्ट, जून ही तब है, जून ही तब वो जो जून ही वो महीना है जब क्या होता है, मानसून शुरू होता है, मानसून शुरुआत करता है, बिगिन करता है इसकी जर्नी को, इसकी जो है सफ़र को दो एक्सट्रीमिटीज से, दो बहुत ही सुदूर देशों से, सुदूर जगहों से हमारे देश के अंदर। तो जून ही महीने के अंदर मानसून दो अलग अलग जगहों से जो बहुत दूर दूर हैं, एक्सट्रीमिटीज हैं, वहाँ से शुरू होता है। एक्सट्रीमिटीज क्या मतलब है, एक्सट्रीम प्लेस है, एक्सट्रीमली डिस्टेंट है, एक्सट्रीमली फार ऑफ है, एक उस किनारे एक इस किनारे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बिगिन की जगह मैं यहाँ सेट इन भी लिख सकता था, सेट फोर्थ भी लिख सकता था। Kerala one branch starts its journey northwards from Kerala and the other wing called the Bay of Bengal branch enters India from the south east। ध्यान से देखना, केरला पहली ब्रांच स्टार्ट करती है अपनी जर्नी को। देखो दो जगह से मानसून आता है ना, तो दो तरफ से इसकी जर्नी होती है। तो अगर पहली जो ब्रांच है, पहली जो शाखा है, वो स्टार्ट करती है अपनी जर्नी को, सफ़र को नॉर्थ की तरफ, और कहाँ से, केरला से। तो मतलब केरला साउथ में है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मानसून पहली ब्रांच में निकलता है। कह रहा, और जो दूसरी विंग है, जो दूसरी ब्रांच है जिसको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी की ब्रांच, कह रहा ये एंटर करती है इंडिया को साउथ ईस्ट में से। तो जो उत्तर पूर्व है बंगाल की खाड़ी, वहां से दूसरी जो विंग है इंडिया में एंटर करती है। सेंटेंस में देखने वाला एक खूबसूरत वर्ड है द अदर, एक एडजेक्टिव है, ये स्पेसिफिक चीजों को बताता है। जब आपके पास दो चीजें हो ना, तो पहली को तो आपने बता दिया, दूसरी के लिए द अदर यूज करते हैं, है ना। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों केस में इसको यूज किया जा सकता है। एंटर है, एंटर के बाद में कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। अगर आप फिजिकली कहीं एंटर कर रहे हो, एंटर के बाद इनटू लगेगा जब आप किसी के साथ किसी करार में आ रहे हो, है ना। वी एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन, वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एंटर के बाद में ऑन लगेगा जब आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो। शी एंटर्ड ऑन अ न्यू बिजनेस, उसने एक नए बिजनेस की शुरुआत की, समझ गए। तो एंटर के बाद में किस तरह से आप प्रेपोजिशन यूज करते हैं देखें। जनरली एंटर के बाद में इन या इनटू मत लगाना जब किसी जगह के अंदर आप जो है घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, बोथ ब्रांचेस इवेंचुअली कन्वर्ज इन द नॉर्थ एंड यूजुअली दिस मर्जनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मानसून करंट्स ओवर द मेनलैंड टेक्स एटलीस्ट अंटिल जुलाई 15। कह रहे ये दोनों ब्रांचेज है ना, जो एक तो केरला वाली और दूसरी कौन सी, बे ऑफ बंगाल वाली, ये दोनों जो ब्रांचेज हैं आखिरकार, इवेंचुअली मतलब आखिरकार, है ना, आखिरकार आकर के कन्वर्ज होती हैं, मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, मीट करती हैं नॉर्थ के अंदर। और अगर अक्सर यूजुअली क्या होता है, ये जो मर्जिंग और स्ट्रेंथनिंग का काम है ना,
ये इनके इकट्ठा होने का और मजबूत बनाने का काम है, स्ट्रेंथन करने का काम है एक दूसरे को। किसको? मॉनसून को। कह रहे मॉनसून के करंट्स को मर्ज और स्ट्रेंथन करने का काम है मेन लैंड के ऊपर, इंडिया की मेन लैंड के ऊपर, इंडिया की भूमि के ऊपर। ये टेक होता है, क्या करता है? ये लेता है एटलीस्ट जुलाई 15 तक का टाइम। तो ये दोनों काम जो है मर्जरिंग और स्ट्रेंथनिंग के काम जुलाई 15 तक ही हो पाते हैं, दोनों जो है ब्रांचेस के मिलने का। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स आए हैं दो, कन्वर्ज होना, दो लोगों का मीट करना, मर्ज करना, आपस में आकर के एक दूसरे के साथ काम करना, कन्वर्ज करना कहलाता है। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथनिंग उसी से बना है ना, स्ट्रेंथन करना मतलब किसी को स्ट्रेंथ देना, किसी को मजबूती देना। मेन लैंड का मतलब होता है जो आपकी हार्डलैंड होती है। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, इंडिया का पार्ट है। दादरा नागर हवेली है, इंडिया का पार्ट है। कुछ आइलैंड्स है जो इंडिया का पार्ट है, बट दे आर नॉट मेनलैंड इंडिया। वो क्या है? इंडिया का पार्ट हो सकते हैं पर वो सी के अंदर है। तो मेनलैंड का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच किसी देश के जो जगह होती है उसको कहते हैं मेनलैंड, है ना। चलो, कर द IMD नेवर फोरकास्ट द पॉसिबल रेनफॉल लाइकली ड्यूरिंग जून बिकॉज ऑफ द वेजरीज इन्वॉल्व इन ऑनसेट एंड द पेस ऑफ जर्नी। कह रहा है क्योंकि IMD जो है ना, हमारा जो मौसम विभाग है, वो कभी भी फोरकास्ट नहीं करता, कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता। किसकी? पॉसिबल रेनफॉल की, जितनी बारिश हो सकती है, जितनी पॉसिबल बारिश है, लाइकली है जो कि ड्यूरिंग द जून के दौरान। तो IMD कभी भी नहीं बताता जून में कितनी पॉसिबल है बारिश होना, कभी भी इसकी फोरकास्टिंग नहीं करता। क्योंकि जो वेजरीज हैं, जो बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं और जो कि इन्वॉल्व किस काम में, इसकी शुरुआत में ऑनसेट में और उस पेस में, उस गति में, उस रफ्तार में जो है इस जर्नी की। तो कह रहे शुरुआत के अंदर बहुत सारी परेशानियां होती हैं मानसून के, उनके इन्वॉल्व होने के कारण IMD कभी भी नहीं बताता कि जून महीने में जब मानसून शुरू हो रहा है तो कितनी बारिश उस महीने में होने वाली है। ऑनसेट वर्ड आपने ऊपर देखा था मेरे साथ, सेट इनको मैंने आपको नाउन फॉर्म में बताया था ऑनसेट। देखो यहाँ पे आ गया ना, ऑनसेट मतलब किसी चीज की शुरुआत। अब मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला, ये इन्वॉल्व वेजरीज के बाद आया हुआ है, एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है, पर कभी कभी इन्वॉल्व एडजेक्टिव से पहले भी आ जाता है। मैंने आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस भी लिख दिया है जिसमें इन्वॉल्व सर्कमस्टेंसेस से पहले आ रहा है एडजेक्टिव बन के। अपने दिमाग पे जोर डालें, पिछले जो नोट्स देखे हैं आपने बनाए उनको देख करके मुझे बताएं, या आपको याद है तो बताएं, इन्वॉल्व को पहले आ जाने पे किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है जब किसी नाउन के ये पहले आ जाता है बाद में आने की बजाय। इस सेंटेंस से हिंट लें फटाफट से, इस हिंट के जरिए आप जो है बता सकते हैं। चलो, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जो पहले और बाद में आकर के अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे लेट है, इन्वॉल्व है, जो है सर्टेन है ना। तो अब यहाँ पे इन्वॉल्व जो है ना पहले आएगा ना, इसका मतलब होगा कॉम्प्लिकेटेड। द इन्वॉल्व सर्कमस्टेंसेस लेड टू हर ड्रॉपिंग आउट ऑफ द स्कूल। जो इन्वॉल्व सर्कमस्टेंसेस थे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो ऐसी कंडीशंस थी, वो लेड टू कर गई उसके स्कूल से ड्रॉप आउट होने को। अगर ये इन्वॉल्व बाद में आ जाता, जैसे यहाँ आया हुआ है वेजरीज इन्वॉल्व, इसका मतलब होता है शामिल। अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं सर्कमस्टेंसेस इन्वॉल्व, जो सर्कमस्टेंसेस शामिल है, इसका मतलब क्या होगा? मैंने आपको 15-20 बताए हैं ना, अब उनमें से कौन से उसके स्कूल से ड्रॉप आउट होने में शामिल हैं, मैं उनकी बात आपसे कर रहा हूं। समझ गए ना? तो इन्वॉल्व होने का मतलब बाद में होने का मतलब है शामिल होना, पहले होने का मतलब होता है किसी नाउन को कॉम्प्लिकेटेड जो है बना देना। तो नाउन्स इन जो ना खास एडजेक्टिव्स की तरफ ध्यान दें, 8-10 ये। अच्छा, फोरकास्ट, आप फटाफट से फोरकास्ट देखो, इसका सिनोनिम आपको पता है, प्रेडिक्ट करना, फोरटेल करना, किसी चीज़ की भविष्यवाणी करना। फोरकास्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती है। फोरकास्ट का फोरकास्ट हो सकता है, फोरकास्टिंग हो सकता है, पर फोरकास्टेड नहीं होता है। सेकंड फॉर्म भी फोरकास्ट है, थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट है ना। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी एक एक करके बता चुका हूँ। अब मैं सारी की सारी वर्ब्स को आपके सामने लिख रहा हूँ, आप एक बार पॉज करके खुद सोचें आपको कितनी पता है, फिर मैं आपको 10, 12, 15 बताता हूँ, देखना आपको कितनी उनमें से याद थी, है ना। चलो, अब लिखने जा रहा हूं फटाफट से। फोरकास्ट, कास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अब देखो दूसरी कैटेगरी के लगते हैं, कास्ट से बनती है कोस्ट, है ना। कोस्ट, कोस्टेड भी नहीं होता। हिट, पुट, कट, रीड, है ना। ये हिट पुट कट वाली बहुत सारी हैं, ऐसी कई सारी हैं। हर्ट, बस्ट, थर्स्ट, स्प्रेड, वेड, और भी हैं, अभी याद नहीं आ रही मुझे। आप इन सब वर्ब्स को नोट करें, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी चेंज नहीं होती है। चलो आगे बढ़े। हाँ, इनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। कह रहा दिस ईयर, इस साल,
टू सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपेंड, दो बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चीजें हुई। अब वो चीजें बताएगा। द मॉनसून सेट इन एट अ टेक्स्ट बुक डेट ऑफ जुलाई जून 1। जो मॉनसून है वो सेट इन हो गया टेक्स्ट बुक डेट पे जो कि है जून 1 की। यहाँ पे सेट सेकंड वर्ब का काम कर रहा है। अगर मॉनसून के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगती तो सेट्स इन होता, अगर ये थर्ड फॉर्म होती तो ये हैज सेट इन होता, है ना, हैज सेट इन होता। अगर ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेट्स इन नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया ना, ये ऐसी वर्ब्स हैं सारी की सारी जो अपनी फॉर्म्स को चेंज नहीं करती है, इनमें सेट को भी आप जो है बीच में डाल लें, है ना, सेट सेट सेट। चलो, टेक्स्ट बुक डेट क्या होती है? ऐसी डेट जो हमें टेक्स्ट बुक में जानने को मिलती है कि जो जून 1 को मॉनसून की शुरुआत होती है। इस साल हुआ भी वैसा ही। कह रहे दिस वॉज, ये बात थी, दिस वॉज इवन आफ्टर कंसर्न्स, इन चिंताओं के बाद, दैट साइक्लोन एम्फन दैट हैड रेवेज्ड वेस्ट बंगाल कुड डिले द मॉनसून एंट्री इनटू द इंडिया फ्रॉम द अंडमान सी। कह रहे ये काम हुआ इवन आफ्टर, चिंताओं के बाद, कंसर्न्स के बाद, कि जो ये खास जो साइक्लोन था, एम्फन नाम था इसका, कह रहे इसने, जिसने रेवेज किया था, जिसने डिस्ट्रॉय किया था वेस्ट बंगाल को, कह रहे ये डिले कर सकता है, वुड डिले, ये डिले कर देगा मॉनसून की एंट्री को इंडिया के अंदर। और कहाँ से? अंडमान सी के अंदर से। तो कह रहे इन चिंताओं के बाद भी जून 1 को हमारा मॉनसून जो है सही वक्त पे सही जगह पे पहुंच गया। सेंटेंस में देखने वाली दो चीजें हैं, रेवेज करना, किसी को डिवास्टेट करना, डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। रेवेज के लिए आप जो इसके लिए एडजेक्टिव बनाते हैं रेवेजिंग, 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 है ना, और रेवेजिंग इवेंट, और रेवेजिंग गर्ल, ऐसी चीज जो आपको ऐसा लगे, आपको थ्रिल कर दे, आपको बहुत एंटरटेन कर दे, आपको हिला करके रख दे, उस चीज के लिए आप जो है रेवेजिंग नाम के एडजेक्टिव को लगाते हैं, है ना। कोई स्टॉर्म भी हो सकता है, रेवेजिंग स्टॉर्म मतलब ऐसा स्टॉर्म जिसने आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। चलो, एंट्री के बाद में इंटू कैसे आ गया? सर ये एंटर कर रहा है इंटू अंडमान सी से इंडिया के अंदर। आपने बताया एंटर के बाद में तो इंटू आता नहीं, है ना, तो कैसे यहाँ पे एंट्री के बाद में इंटू लगा हुआ है? इस सवाल में इसका जवाब है एंटर के बाद इंटू नहीं आता, पर एंट्री एक नाउन है, हम यहाँ पे एक वर्ब एंटर की बात नहीं कर रहे, एक नाउन की बात कर रहे हैं। एंट्री के बाद इंटू लगाना सही है ना। चलो, कह रहे द सेकंड फैक्टर वाज द रिकॉर्ड पेस एट विच द मॉनसून कवर द कंट्री। कह रहे दूसरा फैक्टर जो था, जो अदर फैक्टर था, वो वॉज था, वो रिकॉर्ड पेस, वो रिकॉर्ड वाली गति इसकी जिसके ऊपर एट विच मॉनसून ने कवर किया पूरी कंट्री को। तो बड़ी रिकॉर्ड पेस के साथ इसने कवर किया है, इतनी गति से, इतनी रफ्तार से कभी भी पूरे देश के अंदर ये मॉनसून नहीं फैला, है ना। चलो, कह रहा अलॉन्ग विद द मॉनसून ऑनसेट दिस ईयर द IMD अनाउंस्ड अ रिवीजन टू द ऑनसेट एंड विड्रॉल डेट्स अक्रॉस सेवरल सिटीज। कह रहा अलॉन्ग विद, साथ ही। अच्छा भाई किसके? मॉनसून के ऑनसेट के, मॉनसून की शुरुआत के। कब? दिस ईयर, इस साल। तो कह रहे इसके ऑनसेट के शुरुआत के साथ ही जो IMD है, जो मौसम विभाग है, अनाउंस कर दिया, इसने ऐलान कर दिया एक रिवीजन का, एक चेंज का। और किस में? शुरुआत के अंदर, ऑनसेट के अंदर, और विड्रॉल डेट्स के अंदर। तो कब शुरुआत होगी और कब डेट विड्रॉ होगा, इसके अंदर अक्रॉस सेवरल सिटीज के अंदर इसने रिवीजन कर डाला। सेंटेंस में ध्यान कहाँ खींचूंगा मैं आपका? अलॉन्ग विद एक प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन फ्रेज बोलते हैं इसको। IMD की वर्ब है अनाउंस्ड, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, रिवीजन के बाद में टू लगता है, ये फिक्स प्रपोजिशन है, जैसे चेंज है, रिवीजन है, अमेंडमेंट है। तो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिवीजन टू द डेट्स, चेंज टू द स्टाइल। समझ गए ना मेरी बात को? तो इनके बाद में आपकी इन लगाने की बहुत इच्छा होगी तीनों के बाद, पर आप कभी भी इनको प्रेफर ना करें, आप प्रेफर करेंगे टू को। चलिए, है ना, फिक्स प्रपोजिशन टू। यही चीज़ें आपके बहुत जो है ना फर्क डालती हैं आपकी स्किल्स के अंदर, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों से आपकी इंग्लिश निखर करके आती है। कह रहा अकॉर्डिंग टू दिस, इन चीज़ों से, इनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस, कह रहा द मॉनसून कवर्ड इंडियाज नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स नो लेटर देन जुलाई 8 एड अपोज टू द प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट ऑफ जुलाई 15। कह रहा है इसके हिसाब से, ऊपर वाली चीज़ों के हिसाब से जो मॉनसून है वो कवर कर गया इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को, बिल्कुल भी बाद में नहीं, नो लेटर देन, है ना। मतलब जुलाई 8 है ना, तो जुलाई 8 को ही कवर कर गया, इससे 1 घंटा भी बाद नहीं। तो कह रहा मॉनसून ने कवर कर दिया इंडिया के उत्तरी और वेस्टर्न बॉर्डर्स को जुलाई 8 पे ही, और बिल्कुल उससे उल्टा, एज अपोज टू, किससे? जो प्रीवियस हिस्टोरिकल डेट होती है जुलाई 15 की। तो आजकल हिस्टोरिकल डेट चलती है जुलाई 15-20 साल से, पर इस साल हो गया जुलाई 8 के अंदर ही नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे मॉनसून पहुंच गया। बढ़े आगे, यहाँ से सिंपल है इसलिए फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ, आगे ग्रामर आएगी वहाँ पे थोड़ा सा अपने ब्रेक लगाएंगे। कर दिस ईयर, इस साल, हाउएवर द मॉनसून ब्रोक इवन दिस स्पीड लिमिट एंड कवर द कंट्री बाय जून 25। कह रहा इस साल क्या हुआ, हाउएवर इस साल क्या हुआ, मॉनसून ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया यहाँ तक कि इस भी स्पीड लिमिट को। अब जुलाई 8 नहीं, इस स्पीड लिमिट को भी उसने ब्रेक करके कवर कर डाला पूरी कंट्री को जून 25 पे ही, है ना। कह रहा एट अ पेस, एक ऐसी रफ्तार पे
दैट वॉज अनप्रेसिडेंटेड सिंस 2013, जिसकी कोई मिसाल नहीं है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। और कब से? सन 2013 से। तो 2013 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, इतनी रफ्तार से मानसून आया है, जून 25 को सारे देश में फैल गया है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। खास पेस की बात कर रहे हैं हम, एक खास रफ्तार की बात कर रहे हैं, जो कि इंसान नहीं है, खास होने के कारण हम यहाँ पे दैट को यूज करेंगे। अनप्रेसिडेंटेड, जिसका कोई प्रेसिडेंट ना हो, प्रेसिडेंट को बोला जाता है मिसाल, पैरागॉन, पैराडाइम, है ना, प्रेसिडेंट। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब जिसकी कोई मिसाल ना हो, अभूतपूर्व हो, आज तक ना हुआ हो। एक्सेप्शनल बोल दो, आउटस्टैंडिंग बोल दो, स्पेशल बोल दो। बढ़े आगे। करे द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, मोर रेनी डेज इन जून एंड अ फेयरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। कह रहा नेट रिजल्ट निकला ऑल दिस का, सारी इन चीज़ों का नेट रिजल्ट ये निकला, ज़्यादा निकले रेनिंग डेज, ज़्यादा बरसात वाले दिन जून के अंदर, और एक सही तरीके से एक सरखा इवन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश के अंदर। समझ गए ना? ज़्यादा बरसात होगी, सब जगह बरसात होगी, एक साथ बरसात होगी, इवन होगी, ऐसा इसके रिजल्ट्स निकले। ये एक फ्रेज है ना, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे कोई वर्ब है, इसलिए आप ग्रीन पिंक इसमें नहीं देख रहे हो, है ना। कर द IMD's records show that only on 4 days in that month did really daily rainfall drop below its historical normal। कह रहा IMD के रिकॉर्ड्स ऐसा करते हैं, शो ऐसा हमें दिखाते हैं, दैट वो ये दिखाते हैं महज 4 दिनों में उस मंथ के अंदर, इन दैट मंथ जो रेनफॉल है ड्रॉप हुई, नीचे गिरी, डिड द रेनफॉल डेली रेनफॉल ड्रॉप, और किसके नीचे? हिस्टोरिकल नॉर्मल के नीचे, उस नॉर्मल लेवल के जो हिस्टोरिकली हम जानते हैं, ऐतिहासिक रूप से हमें मालूम है ना। तो ऐसा रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं। प्लूरल होने की वजह से रिकॉर्ड्स के हमने वर्ब को यूज़ किया है, शो लगा के, इसके आगे एस नहीं लगाया। देख लो यहाँ आ गया ना एस, तो इस वर्ब के आगे एस को जो है आप ओमिट कर देंगे, है ना। दूसरी चीज़ ओनली है ना, ओनली खतरनाक चीज़ है ये। ओनली जहाँ भी आप देखो सेंटेंस की शुरुआत में देखो दैट के बाद नया क्लोज शुरू हो रहा है ना, तो दैट के बाद नए क्लोज की शुरुआत हो रही है ओनली से। ओनली अपने बात शुरू में जैसे ओनली व्हेन, ओनली लेटर, ओनली देन, इस तरीके से आप जब भी कभी सेंटेंस को बनाओ तो आप जो है सेंटेंस में इन्वर्जन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दैट मंथ डिड डेली रेनफॉल ड्रॉप लिखा है, डेली रेनफॉल ड्रॉप्ड नहीं लिखा है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले आ रही है, इस ओनली के कारण ये काम ट्रिगर हुआ है सेंटेंस इन्वर्जन का। बढ़ते हैं आगे। इन्वर्जन में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, शायद मेंबर्स के लिए खुली हैं, मैं कुछ दिनों में सबके लिए खोलूंगा। अभी मैं डाल रहा हूँ ना इन्वर्जन की वीडियोस को जाकर के चेकआउट करें। संडे को एक वीडियो खोलूंगा इन्वर्जन की, ताकि सब लोग इन्वर्जन को सीख सकें। करें एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ वेस्ट इंडिया which is staring at a 3% deficit, the rainfall in east, south and central India has posted surpluses of 13 से 20%। कह रहा है छोड़ करके, एक्सेप्ट फॉर किसको भाई? नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। कह रहा है इसको अगर आप छोड़ दो, कह रहा है जो कि विच इज स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है एक 3% के डेफिसिट को। तो नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 3% का डेफिसिट रहने वाला है ना। कह रहे इसको छोड़ दो तो रेनफॉल जो है ना, बरसात की जो क्वांटिटी है ईस्ट, साउथ और सेंट्रल इंडिया में, उसने पॉज किया एक सरप्लस को, एक एक्सेस को, एक ज़्यादा को, एडिशनल को 13 से 20% का। तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे बारिश वैसे भी कम होती है, तो इसको छोड़ दो आप, 3% का एरिया छोड़ दो, ये 3% के डेफिसिट को, बाकी सब एरिया ने 13 से 20% का सरप्लस बताया है ना। स्टेयर करना, किसी की आंख में झांक करके देखना, लुक इनटू द आई ऑफ समबडी, है ना। वैसे ही आप जब किसी चीज़ के ऊपर स्टेयर करते हो ना, इसका मतलब ये वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है। तो 3% का डेफिसिट आपकी तरफ आ रहा है, इसलिए आप उसकी तरफ स्टेयर कर रहे हो। कह रहे वाइल गुड रेन्स इन जुलाई सिग्नल फार्मर्स टू प्रिपेयर द सॉइल एंड सो खरीफ शॉप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स आर जुलाई एंड अगस्त। कह रहे जहाँ अच्छी रेंज, जहाँ पे अच्छी बरसात, कब भाई? जून के अंदर। क्या ये सिग्नल करती है, इशारा करती है फार्मर्स को कि आप प्रिपेयर कर लो सॉइल को, है ना, मिट्टी को आप कर लो तैयार, और सो कर दो खरीफ की फसल को जहाँ पे अच्छी रेंज, ऐसा जून वाली इशारा करती है। कह रहा हुआ क्या इसके बाद? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ्स है ना, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण महीने हैं वो हैं जुलाई एंड अगस्त के। तो जून की ठीक है, पर जुलाई और अगस्त का बताता है हमें कैसा हमारे देश के अंदर सूखा पड़ने वाला है या अच्छी फसल होने वाली है। द मोस्ट के बाद इंपॉर्टेंट से पहले लगा है, मंथ्स के बारे में बता रहा है। अब यहाँ ज़्यादातर मंथ की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स की, है ना। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, इसलिए द मोस्ट लगाया है द के साथ में, है ना। आपने सुबह सीखा था मेरे साथ ऊपर मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट, वही बता रहा हूँ मैं, द मोस्ट। कह रहा दीज 2 मंथ्स अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द मानसून रेन। ये 2 महीने है ना, 2 अकाउंट फॉर करते हैं, रीजन बनते हैं, जो हिसाब देते हैं 2/3 का, 2/3 का मानसून की रेंज का। तो 66.6% रेंज जो है इन्हीं 2 महीनों में, जुलाई और अगस्त में होती है ना।
2/3 पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैंने आपको कई बार बताया है, एक बार फटाफट से इन तीनों को देख करके रिवाइज करो, पुराने नोट्स अगर आपके पास हैं तो। 2 के बाद में थर्ड्स आएगा, 3 के बाद में फिफ्थ आएगा, पर 1 के बाद में सेवंथ नहीं आ सकता, 1 के बाद में सेवंथ नहीं आ सकता, 1 के बाद में क्या आएगा, सेवंथ आएगा। क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 1 को छोड़ के आप जो मर्जी लगा लो, जब भी आपको रेशो बनाओगे ना तो अपने बाद में एस ले लेगा इस 2, 3 को देख करके। पर 1 के बाद में जब रेशो बनता है तो उस 1 को देख करके वो एस नहीं लेता है, सिंगुलर अपने आप को रखता है। तो यहाँ पे 2/3 है तो ठीक है, अगर 2/3 होता तो एक सेंटेंस एरर करेक्शन का क्वेश्चन बन जाता है ना, एस आपको यहाँ पे लगाना पड़ता। कह रहा दिस इज ऑल्सो द टाइम द मानसून गोज इनटू सो कॉल्ड ब्रेक कंडीशंस। कह रहे यही वो वक्त है जब मानसून चला जाता है ऐसी कही जाने वाली सो कॉल्ड ब्रेक कंडीशंस के अंदर। ब्रेक कंडीशन क्या होती है अगले सेंटेंस में बताएगा, है ना, पर कह रहे यही वो वक्त है जब इस कंडीशन में, खास कंडीशन में मानसून आता है। सो कॉल्ड क्या होता है, जैसा सभी पुकारा करते हैं, सो कॉल्ड है ना, सो कॉल्ड ऐसा कहा जाता है, सब इसको ब्रेक कंडीशन बोला करते हैं। कह रहे प्रोलॉन्ग ब्रेक्स और एन एब्सेंस ऑफ रेनफॉल कैन इवन लीड टू ड्रॉट। कह रहे लंबे लंबे खिंचे हुए ब्रेक्स, लंबे लंबे खिंचे हुए बीच के विराम, है ना, बीच की जो है ब्रेक्स, और एक एब्सेंस है, ना मौजूदगी है रेनफॉल की, बरसात की। कह रहे दोनों में से कोई भी चीज़, और लगा ना तो पहली वाली ना बाद वाली, पहले दोनों में से कोई भी, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से कोई भी। कह रहा अगर दोनों में से कोई भी चीज़ है ना, यहाँ तक कि वो लीड टू कर सकती है, आपको ले जा सकती है ड्रॉट की तरफ, सूखे की तरफ, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल की तरफ। समझ गए ना, तो दोनों में से कोई भी चीज़ जो है सूखे को ट्रिगर कर सकती है। सेंटेंस में देखने वाला एक वर्ड आया ड्रॉट, इसकी स्पेलिंग को खास देखना, इस पर मैंने अपने खुद के मार्क्स खोए हैं क्वेश्चन के अंदर। DROUGST और DRAUGST ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। जनरली मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग DRAUGST को भी ड्रॉट ही समझते होंगे, सूखे वाला। ये कुछ और होता है। ड्रॉट का मतलब होता है हवा का झोंका, या आपने बहुत बड़ा सा घूंट पिया है किसी चीज़ का, वो भी एक ड्रॉट होता है, या आपके कमरे के अंदर बहुत सारी हवा का झोंका है ना बाहर से, उसको ड्रॉट बोलते हैं। तो एक्चुअल में एक सांस लेते हैं आप, है ना, सिगरेट का कश मारते हैं, वो भी ड्रॉट होता है, एक घूंट पीते हैं वो भी ड्रॉट होता है, और हवा का झोंका होता है उसको भी ड्रॉट बोला जाता है। दोनों को ड्रॉट बोलते हैं, पर एक की स्पेलिंग, दोनों की स्पेलिंग अलग है, और एक का मतलब है सूखा, दूसरे का मतलब है जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ड्रॉट को वर्ड को नोट करें, स्पेलिंग एरर के अंदर आपके काम आएगा, दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं। अच्छा, प्रोलॉन्ग क्या होता है, जो चीज़ लंबी खिंची हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, प्रोटेक्टेड हो, एक्सटेंडेड हो, इलोंगेटेड हो, लंबी खिंची हो, प्रोलॉन्ग्ड, है ना, सब इसके सिनोनिम्स हैं। कह रहे इसके आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको कभी किसी संडे को बैठ करके रिवाइज करना, ऐसे आपको वर्ड सारे के सारे धीरे धीरे इनका एंटोनिम सिनोनिम याद हो जाएंगे। कह रहे इन स्पाइट ऑफ बावजूद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन डेटा गैदरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, meteorological agencies cannot yet reliably forecast the adverb of a break और हाउ लॉन्ग इट कैन लास्ट। कह रहे बावजूद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स के, बड़ी बड़ी अच्छी जो है बेहतरियों के, इंप्रूवमेंट्स के डेटा गैदरिंग के अंदर, है ना, डेटा को इकट्ठा करने के काम के अंदर, कह रहे बावजूद इस काम के। अच्छा, और किस चीज़ के, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, है ना, तकनीकी में बेहतरी होने के बावजूद हुआ क्या, जो हमारी मेट्रोलॉजिकल एजेंसियाँ हैं, जो कि हमारे मौसम विभाग है, वो अभी भी रिलायबली फोरकास्ट नहीं कर सकता आगमन को, एडवेंट को, एक ब्रेक के। ब्रेक क्या होता है, कब कौन सी चीज़ ब्रेक होने वाली है, कब जो है मानसून जो है बीच में जो है छोटे छोटे ब्रेक्स लेगा, अभी भी हमारी एजेंसी इस चीज़ को नहीं बता सकती। और क्या नहीं बता सकती, और कितना लंबा ये ब्रेक लास्ट करने वाला है, कितना लंबा ये ब्रेक चलने वाला है। तो बहुत कुछ आ गया, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास आ गए, आज भी हम नहीं बता सकते कब मानसून ब्रेक करेगा और कब कितना लंबा ये ब्रेक चलने वाला है। समझ गए सेंटेंस को। देखो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इंस्पाइट ऑफ वर्सेस डिस्पाइट। आप इसके बावजूद इसमें गलती करते हो, मुझे मालूम है, मेरे पास मेंबर्स की क्वेरी आती है, सर ये इसके डिस्पाइट वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे ऑफ लगा होगा, है ना, उसको ये वाली एरर तो मिल नहीं रही होगी, कोई और अपने हिसाब से एरर बना के मेरे पास भेज रहा होगा, सर ये एरर कैसे सही नहीं है, मुझे तो एरर लगती है। ऊपर डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा है, वो नहीं दिख रहा बड़ा बड़ा, है ना, क्यों नहीं समझते, क्योंकि टेकन ऑफ ग्रांटेड लिया हुआ, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ आपने। डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगता, इंस्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा लगता है, इंस्पाइट के बाद में ऑफ हमेशा लगता है। तो डिस्पाइट के बाद में ऑफ लगाया है ना तो सेंटेंस गलत है, इंस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाया तो सेंटेंस गलत है। तो इस तरह से आपको इनको याद रखना पड़ेगा हमेशा। दोनों का मतलब होता है बावजूद। क्या मतलब होता है दोनों का? बावजूद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर व्हाट इज क्रिटिकल इज दैट नॉर्मल रेंज ऑल्सो ऑब्सक्योर द पॉसिबिलिटी ऑफ हैवी रेंज। कह रहे जो चीज़ क्रिटिकल है ना इस वो है कि नॉर्मल रेंज जो है वो ऑब्सक्योर बना देती हैं, वो बिल्कुल ही इनट्रांसपेरेंट बना देती हैं, एकदम जो है क्लियर नहीं रखती हैं पॉसिबिलिटी को हैवी रेंज की। और क्या कर देती हैं, सीवियर ड्रॉट्स को उस डिस्ट्रिक्ट्स में, इन डिस्ट्रिक्ट्स
एंड ओवर लार्जर एरियाज, बहुत बड़े एरियाज के अंदर। तो कह रहे जो नॉर्मल रेंस है ना, इनके कारण आपको मालूम चल जाता है ना तो कहीं पे बाढ़ आएगी, ना कहीं पे सूखा पड़ेगा, कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी बड़े एरिया के अंदर। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पहले ही पता लग जाए नॉर्मल रेंस इस साल में होने वाली हैं तो, है ना। कह रहे शॉर्ट एंड मीडियम रेंज फोरकास्ट नीड टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड टू द पीपल। कह रहे इसलिए देयरफॉर छोटे और मीडियम रेंज की जो फोरकास्ट हैं, छोटे और मीडियम रेंज की जो भविष्यवाणी है, पहले जो बताने का काम है, इन चीज़ों को नीड ज़रूरत है स्ट्रेंथन किए जाने की, इनको मजबूत किया जाना है इन दोनों की दोनों फोरकास्ट को। और कैसे इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए इनको, पीपल को, लोगों को साफ साफ बताया जाना चाहिए इस साल जो बारिश है नॉर्मल रहने वाली है या नहीं रहने वाली है ना। सेंटेंस में देखने वाली चीज़ ये दो चीज़ें हैं, इसलिए हमने नीड लगाया है। नीड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है ना। नीड को आप मॉडल वर्ब भी बना सकते हो, क्योंकि अगर इसके बाद में टू आ रहा हो तो नीड को आप मॉडल वर्ब में चेंज कर सकते हो। अब ये मॉडल वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको आज नहीं करवाऊंगा, जिन लोगों ने किया है उन सबको लास्ट के अंदर फिर से एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ, नीड को यहाँ पे मॉडल में चेंज करके आप मुझे बताएं, है ना, कैसे आप नीड टू बी स्ट्रेंथन को मॉडल में चेंज करेंगे। ये सेंटेंस मैंने छोटा बना के यहाँ लिख दिया है, इसी को आपको नीड को मॉडल में चेंज करना है और इस सेंटेंस को सही तरीके से लिखना है ना। चलिए, अच्छा लगा हो तो एक लाइक देना, वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। कुछ लोगों की शिकायत होती है, सर हमें मिलती नहीं है वीडियो की जो है ना नोटिफिकेशंस। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करके बैठे हो, बेल आइकन दबा के नहीं बैठे हो, यूट्यूब आपको नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा। तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। इजाज़त लूँगा कल तक के लिए।